का किसको नुकसान? कहीं तप रही है धरती, कहीं आ रही है बाढ़। ईरान इजराइल तनाव ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। लोकसभा की 102 सीटों पर हुए मतदान के बाद वोटिंग का जो आंकड़ा सामने आया है, उसे देखकर लगता है कि वोटिंग को लेकर मतदाता उदासीन रहा। पहले चरण में करीब 63% मतदान हुआ है, जो 2019 के मुकाबले करीब 6% कम है। त्रिपुरा में सर्वाधिक 80% मतदान हुआ है। 77% मतदान के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार में सबसे कम यानी कि 48.50% मतदान हुआ है। राम मंदिर और मोदी लहर के बीच भाजपा या एनडीए को कम मतदान का ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा लगता नहीं है। हालांकि यह तय है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। दरअसल भाजपा और एनडीए के हर बड़े नेता द्वारा अपनी रैलियों में 400 पार का नारा दिया जा रहा है। इस बीच आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग भी एक्शन में नजर आया। मथुरा से भाजपा उम्मीदवार और सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। इस दौरान वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उस बयान पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए, जिसमें विकास निधि केवल तभी जारी की जाएगी जब उनका उम्मीदवार निर्वाचित होगा। इसके साथ ही आयोग ने चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो कि 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा है। जब्त सामग्री में कैश के अलावा सोना, चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान आदि शामिल है। आयोग ने हर दिन औसतन 100 करोड़ की जब्ती की है। दूसरी ओर चुनावी माहौल में विवादित बयानों का भी बोलबाला रहा। महाराष्ट्र उद्योग गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने अमरावती की भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा को डांसर कह दिया, तो नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे और राउत को पागल कहने में कोई गुरेज नहीं किया। चिराग पासवान और उनकी मां को गाली देने का मामला भी बिहार में गरमाया। वहीं यादव बहनों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के विवादित बोल भी सुर्खियों में रहे। मीसा ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री समेत भाजपा के तमाम नेता सलाखों के पीछे नजर आएंगे। वहीं रोहिणी आचार्य ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को बेवकूफ कह दिया। हालांकि अभी चुनाव का पहला चरण ही समाप्त हुआ है। जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे, विवादित बोलों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक तरफ भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तानी देश दुबई में भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद दुबई और आसपास के इलाकों में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूएई के पड़ोसी देश ओमान में आई बाढ़ की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ कुछ लोग बाढ़ का कनेक्शन हाल ही में अबू धाबी में बने मंदिर से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने एक्स हैंडल पर एक रील शेयर की, जिसमें कहा जा रहा है कि अरब वह धरती है जहां भूतों को हटाने का काम सैकड़ों साल पहले हुआ था। उसी अरब की धरती पर फिर से भूतों की पूजा की जा रही है। इससे खुदा नाराज हो गया है। यूएई में भारतीय दूतावास ने इस सप्ताह हुई जबरदस्त बारिश के बाद परिचालन सामान्य होने तक दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का परामर्श जारी किया है। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने भारी बारिश से प्रभावित भारतीय और फंसे हुए यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए हैं। दूसरी ओर भारत के कई इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी के साथ ही लू का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान जलगांव में 19 अप्रैल को 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। छत्रपति संभाजीनगर में 42.2 डिग्री और परभणी में 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इजराइल पर ईरान के हमले और इजराइल की जवाबी कार्यवाही के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इसका असर भारत समेत दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। भारत में शेयर बाजार और सराफा बाजार पर इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के जवाबी हमले और फिर इजरायली पलटवार के बाद शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल को वैश्विक बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारत में सोना 74,000 प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुंच गया। यदि संघर्ष बढ़ता है तो सोना और भी ऊपर जा सकता है। शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कारोबार के आखिरी दिन यह बढ़कर बंद हुआ। इसी तनाव के मद्देनजर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल के तेल अवीव के लिए आने जाने वाली उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कर दी है।
दूसरी ओर G7 के विदेश मंत्रियों ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है और तनाव में कमी लाने की अपील की है। वहीं ईरान ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र का एक जिम्मेदार सदस्य है और इसके नियमों के पालन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उसने कहा कि वह इजरायल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने 14 अप्रैल को जो हमला किया वह आत्मरक्षा में किया गया था। इजरायल ने वियना समझौता का उल्लंघन किया है और उसके पास अपनी रक्षा के लिए हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। हालांकि ईरान ने कहा कि ईरान अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूरोपीय देशों के दखल और ईरान के रुख को लेकर लगता है कि यह मामला यहीं रुक जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि एक और युद्ध छिड़ जाए। अब खबरें संक्षेप में। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को जेल में दी जा रही है स्लो डे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया। मरने वाले नक्सलियों में 25 लाख का इनामी शंकर राव भी शामिल। नांदेड़ में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा गांधी परिवार। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क का भारत दौरा टला। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी थी मुलाकात। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।